हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास कक्षा 12 के रसायन विज्ञान का रिवीजन 2025-26 के लिए। और आज हमारे पास लेक्चर नंबर 5 है रिवीजन का, या फिर आप कह सकते हो विलियन वाला जो हमारा चैप्टर है उसका लेक्चर नंबर 4 है रिवीजन का। और ये विलियन वाले चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। आज हमारे विलियन वाले चैप्टर का रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। जो विलियन वाला चैप्टर है उसका रिवीजन हमारा कंप्लीट हो जाएगा आज। ठीक है बेटे, क्लियर होगी बात? तो स्टार्ट कर लेते हैं, चलो आज की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। ध्यान से समझना। हमने अभी तक जो है न्यूमेरिकल हमने स्टार्ट कर दिए थे, न्यूमेरिकल ही आज हम करेंगे लास्ट के लेक्चर में। और मैं आपको बताता रहूँगा कि कौन कौन सी बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। देखो यहाँ से आज का रिवीजन हमें स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 19 से। 18 क्वेश्चन हमने कर लिए थे न्यूमेरिकल के, और 19वें क्वेश्चन से आज हमें स्टार्ट करना है। आपको ध्यान से समझना है बिल्कुल। देखो इन्होंने कहा है कि 1.325 ग्राम निर्जल सोडियम कार्बोनेट को। तो इसका मतलब यह है कि हमें दे रखा है भार, विलेय का भार दे रखा है, जिसे आप W2 भी कह सकते हो या WB भी कह सकते हो या स्मॉल w भी कह सकते हो। निर्जल सोडियम कार्बोनेट है, तो सोडियम कार्बोनेट से आप अणु भार और तुल्यांकी भार निकाल सकते हो। आपको बताया सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है, Na2CO3। ये होता है सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला। और इससे आप अणु भार और तुल्यांकी भार दोनों निकाल सकते हो। दो तो सोडियम है यहाँ 23 वाले, एक कार्बन है 12 वाला, और तीन है ऑक्सीजन 16 वाले। इन्हें जोड़ोगे तो इनसे तो निकल जाएगा आपका क्या, इनसे तो निकल जाएगा आपका अणुभार। और यदि आपको तुल्यांकी भार निकालना है तो इसमें 2 इकाई धनावेश है, तो 2 से हम भाग कर देंगे इसे, जो भी टोटल आएगा ये तुल्यांकी भार निकल जाएगा। तो ये तो दिया इन्होंने विलेय का भार ग्राम में, और यहाँ से निकल जाएगा हमारा तुल्यांकी भार। वो जल में घोलकर 250 ml विलियन बनाया गया। तो ये जो है विलियन का आयतन है, VT भी कह सकते हो, VB। और मिलीलीटर है, इसे आप 1000 से भाग करोगे तो लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। निर्जल सोडियम कार्बोनेट का तुल्यांकी भार 53 है। ये तो इन्होंने दे ही दिया पहले ही, निकालने की जरूरत ही नहीं आपको। तुल्यांकी भार इन्होंने दे दिया, कितना होता है 53। ठीक है। विलियन की नॉर्मलता की गणना कीजिए, तो इन्होंने नॉर्मलता पूछी है कैपिटल N। तो आपको सारी चीज दी गई है, सारी चीज आपको पूछा गया है कि नॉर्मलता बताओ कितनी होगी। तो आपको इस बात का पता है कि नॉर्मलता जब भी निकालनी हो, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या ऊपर लिखो और बटे में लिखो विलियन का आयतन ml में, और मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए इसे भाग कर दो 1000 से, और 1000 चला गया ऊपर। ठीक है। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकते हो, और डायरेक्ट करने का तरीका यह है कि नॉर्मलता जब भी निकालनी होती है तो विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार गुणा विलियन का आयतन लीटर में। इस फार्मूले में वैल्यू पुट करो, आपके पास सारी चीज़ है। ये कितना है 1.325 ग्राम, तुल्यांकी भार कितना है 53, विलियन का आयतन लीटर में कितना है 250 बटे 1000, आंसर आ जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से कर लेना, चाहे आप तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या पहले निकाल के रख लो, एक ही बात है। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है 2023 का क्वेश्चन है, 4 नंबर का। इसमें कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट हैं। ग्लूकोज के जल में बने विलयन की सांद्रता 10% W/W है। इसका मतलब यह है कि 100 ml विलयन में 10 ग्राम ग्लूकोज घुला हुआ है, या 10 ग्राम ग्लूकोज घुला हुआ है 100 ml विलयन में। इसका मतलब यही तो है। यदि इस विलयन का घनत्व दे दिया इन्होंने 1.20 ग्राम प्रति ml हो, तो गणना कीजिए। एक तो मोललता बतानी है, ठीक है, हम बता देंगे मोललता। एक मोलरता बतानी है, और एक विलयन में प्रत्येक घटक का मोल अंश या मोल प्रभाज हमें बताना है। प्रत्येक घटक का मोल प्रभाज या मोल अंश बताना है। ये पक्की कहाँ से आ गई, एक मिनट में पहले इसे भगा देता हूँ यहाँ से, नहीं तो ये डिस्टर्ब करेगी हमें बहुत ज़्यादा। ठीक है, पता नहीं कहाँ गई अब। चलो देखो क्वेश्चन, देखो आप देखो, सबसे पहली बात मैंने आपको बताई थी कि जब हम 10% W/W की बात करते हैं ग्लूकोज की, तो इसका मतलब है 100 ग्राम विलयन में 10 ग्राम ग्लूकोज उपस्थित है, और 90 ग्राम फिर पानी होगा।
क्योंकि विलियन तो पूरा 100 ग्राम है ना। तो सबसे पहला पार्ट हमें मोललता निकालनी है। मोललता का मतलब क्या होता है? मोललता का, एक मिनट जरा होल्ड करो। हाँ तो हम क्या बात कर रहे थे बेटे? चलो क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। यह है हमारे पास मोललता निकालनी है। आपको पता है मोललता का मतलब होता है 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। तो हमें विलायक यहाँ जल है और विलेय है ग्लूकोज। तो सबसे पहले हमने एक काम करा, वैसे तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो इस क्वेश्चन को। डायरेक्ट निकालने का तरीका यह है कि जब भी आपको मोललता निकालनी है तो आप विलेय का भार ले लो ग्राम में, बटे विलेय का अणुभार ले लो। चलो अणुभार को हम कैपिटल एम से प्रदर्शित कर लेते हैं। विलेय का अणुभार ले लो, गुणा विलायक का भार ले लो किलोग्राम में। ठीक है, ये सारी चीज आपके पास है। हमें पता है कि 10 ग्राम ग्लूकोज है और ग्लूकोज का अणुभार आपको पता है कितना होता है, 180। तो यहाँ तो 10, यहाँ 180। और विलायक कितना है, 90 ग्राम था जल। 90 ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग कर दो आप। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो आप, सारी चीज़ें आपके पास। मतलब विलेय का भार कितना है, विलेय का भार अभी हमें पता चला 10 ग्राम है। अणुभार ग्लूकोज का 180 होता है और विलायक का भार कितना है, 90 ग्राम। और बटे में कितना जाएगा, किलोग्राम में बदलने के लिए 1000। अब 1000 को ऊपर हम ले जाते हैं तो कर लोगे कैलकुलेट। बहुत ज़्यादा तो इसमें जीरो ही जीरो है। ठीक है, इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो मोललता। ये तो मोललता निकल जाएगी पहला। सेकंड, फिर हमें निकालनी है मोलरता। अब निकालनी है मोलरता। अब मोलरता के लिए हमें ये तो पता है कि विलियन हमारा 100 ml है और हमें विलियन 100 ग्राम है। 100 ग्राम है ना, ग्राम को आपको ml में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आयतन में। तो सबसे पहले बात है कि मोलरता निकालने के लिए आपको घनत्व दे रखा है 1.20 ग्राम प्रति ml। तो 100 ग्राम विलियन का आयतन, आयतन का फार्मूला क्या होता है, द्रव्यमान बटे घनत्व। द्रव्यमान 100 ग्राम है और घनत्व 1.20 है। तो हमें पता चल गया विलियन है ना 83.33 ml। यह हमें पता चल गया कि हाँ भाई इतने ml विलियन है। अब हमें पता है कि जब मोलरता निकालते हैं तो मोलरता का फार्मूला क्या होता है। मोलरता का फार्मूला ये होता है विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार गुणा विलियन का आयतन, किसमें, लीटर में। तो हमें इसे लीटर में बदलना पड़ेगा। इसे मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए आप 1000 से भाग करोगे। अब 1000 से भाग कर दो या 10 की घात -3 से गुणा कर दो, एक ही बात है। तो हमने इसे 10 की घात -3 से गुणा करके मिलीलीटर को किस में बदल लिया, लीटर में।
अब आपके पास सारी चीज है। देखो भार है, कितना ग्राम था ग्लूकोज, 10 ग्राम। अणुभार कितना है, 180। विलयन का आयतन लीटर में कितना है, ये है। तो वैल्यू पुट कर दो बस, यहाँ वैल्यू पुट करिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह हम निकाल लेंगे क्या, मोलरता। अब आपको प्रत्येक घटक का मोल अंश निकालना है, प्रत्येक घटक का मोल अंश या मोल प्रभाज। तो हमें इस बात का पता है कि हमारे पास एक तो है हमारे पास ग्लूकोज, और एक है हमारे पास जल। ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, ये तो ग्लूकोज है और यहाँ है हमारे पास वाटर या जल या H2। इसका भार आपको पता है कितना, इसका भार था 10 ग्राम और इसका कितना था, 90 ग्राम। इसका अणुभार आपको पता है ग्लूकोज का 180 होता है, और इसका भी अणुभार आपको पता है पानी का होता है 18। तो इसके मोलों की संख्या निकाल लेंगे हम, भार बटे अणुभार से, 10 बटे 180 यानी 1/18। 1/18 कहीं लिखा होगा नहीं, हाँ हाँ 1/18, देखो कहाँ लिखा हुआ है, ग्लूकोज का मोल अंश, ग्लूकोज के मोल बटे कुल मोल। ग्लूकोज, हाँ ग्लूकोज के मोल इन्होंने निकाल रखे पहले, 0.056 आ जाएगा। 18 पंजे 90 होता है ना, 0.056, तो ये आ गया। और इसी तरीके से आप पानी के मोल निकाल लो, भार बटे अणुभार से, भार 90 ग्राम, अणुभार 18, 18 पंजे कितने हो गए, 90। तो ये तो मोल आ गए आपके पास ग्लूकोज के, और ये आ गए पानी के। तो अब आप एक काम कर सकते हो, इन्होंने पूछा है कि ग्लूकोज का मोल अंश बताओ। ग्लूकोज का मोल अंश का मतलब ग्लूकोज के मोल बटे कुल मोल। ग्लूकोज के मोल कितने हैं, इतने, कुल मोल इतने में पानी के भी जोड़ दो। तो इसे कैलकुलेट करोगे, ये ऊपर तो रहेगा इतना ही, ऊपर तो रहेगा यही 0.056, नीचे हो जाएगा 5.056, डिवाइड करोगे 0.011, ये तो आ गया आपका ग्लूकोज का मोल अंश। अब जल का मोल अंश या मोल प्रभाज निकालना है, तो एक में से घटा दो ग्लूकोज का मोल अंश, एक में से हमने इसे घटा दिया, तो 0.989 ये आ गया पानी का या जल का मोल अंश या मोल प्रभाज। इस तरह का क्वेश्चन ये मोल प्रभाज का आपकी परीक्षा में जरूर आएगा, ध्यान रखना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 6.56 गुणा 10 की घात -3 ग्राम एथेन युक्त एक संतृप्त विलयन में एथेन का आंशिक दाब 1 बार है। ठीक है, एथेन का आंशिक दाब दिया इन्होंने 1 बार। यदि विलयन में इतने ग्राम एथेन हो तो गैस का आंशिक दाब कितना होगा। जब इतने ग्राम एथेन है तो इतना है, और यदि इतने ग्राम एथेन होता यानी इसका द्रव्यमान या मात्रा बढ़ गई तो कितना हो जाएगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, हेनरी का नियम बताता है कि किसी भी गैस का आंशिक दाब किसके बराबर होता है, KH × X के। यहाँ P तो है उस गैस का आंशिक दाब, KH क्या है, हेनरी कांस्टेंट, और X क्या है उस गैस का मोल प्रभाज। तो केस 1 लेते हैं। केस 1 में जब एथेन की मात्रा इतने ग्राम है तो एथेन का अणुभार आप निकाल लोगे, 2 कार्बन 12 वाले हैं, 6 हाइड्रोजन 1 वाले हैं, तो ये आ गया आपका 24 और 6 30, ये इसका अणुभार निकल गया। तो मोलों की संख्या निकाल सकते हैं हम पहले केस में, मोलों की संख्या भार बटे अणुभार से, ये भार है ये अणुभार है। इस मोलों की संख्या को हमने सुरक्षित कर लिया, ये पहला केस है जब इतने ग्राम था। अब दूसरा केस हम इसे लेंगे इतने ग्राम। तो अब सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि माना विलायक के मोलों की संख्या क्या है, N2 है, कितनी है, N2। तब एथेन का मोल प्रभाज भार बटे अणुभार। मोल प्रभाज यदि आपको निकालना है, यदि विलायक के मोलों की संख्या N2 है और विलेय यानी एथेन के मोलों की संख्या N1 है। देखो यहाँ मैं दोबारा बताता हूँ आपको, विलेय के मोलों की संख्या ये N1 है, N1 का मान हमने निकाल लिया, यानी मीथेन के एथेन के मोलों की संख्या N1 है इतनी, और पानी के या विलायक के मोलों की संख्या हमने मान ली क्या है, N2। तो यदि आपको एथेन का मोल प्रभाज निकालना है तो ऊपर तो लिखोगे आप एथेन के मोल और नीचे लिखोगे कुल मोल। एथेन के मोल N1 हमने निकाल रखे हैं, पर यहाँ N1 की वैल्यू रखी नहीं हमने, कुल मोल का मतलब विलेय प्लस विलायक। ठीक है, अब हमें इस बात का पता है कि एथेन का आंशिक दाब इस सूत्र से निकलेगा,
P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स से, इससे निकलेगा। तो हमें पता है आंशिक दाब इन्होंने दिया था एक दिया था, तो हमने यहाँ P की जगह तो एक लिख दिया, के एच ज्यों का त्यों है, और मोल प्रभाज निकालने के लिए N1 का मान ऊपर ज्यों का त्यों है, नीचे N1 प्लस N2 है। तो यहाँ से यदि आप के एच निकाल लोगे तो N1 प्लस N2 की गुणा एक में करोगे और इस पूरे को ले जाओगे बटे में। तो हमने के एच का मान निकाल लिया N1 प्लस N2 और बटे में 6.56 गुणा 10 की घात -3, ये गुणा का निशान है, ध्यान रखना। 10 की घात माइनस कितना है, 3 है, और बटे में क्या लिखा हुआ है, 30। तो ये तो हो गया पहला केस। पहले केस को इस्तेमाल करके आपने के एच का मान निकाल लिया हेनरी कांस्टेंट का। अब इसकी जरूरत पड़ने वाली है हमें, क्योंकि हम दूसरा केस लेंगे जब हमने मात्रा बदल दी थी। तो यहाँ तक रखते हैं, चलो। सेकंड केस, जब एथेन की मात्रा इतनी कर दी थी, तो आपको जब भी आप मोलों की संख्या निकाल लोगे भार बटे अणुभार, अब मोल प्रभाज निकाल लोगे तो ये तो मोल हो गए किसके, एथेन के, भार जो ऊपर निकाल रखे हैं N1, और ये कुल मोल हो गए, ठीक है। तो यहाँ से मोल प्रभाज का वैल्यू ये आया। अब आपको पता है कि इस स्थिति में यदि आंशिक दाब निकाल लोगे तो ये फार्मूला लगेगा, P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स लगेगा। और आपने के एच का मान ये निकाल रखा, देखो ये निकाल रखा ना के एच का मान। इस पूरे मान को उठा के मैं के एच की जगह रख दूंगा। के एच की जगह हमने ये वाला वैल्यू रख दिया, ये वाला ये रख दिया वैल्यू के एच की जगह, ठीक है। और x ये निकाल रखा है अपने नया वाला, x की ये पूरी वैल्यू आप उठा के यहाँ रख दो। जैसे ही आप वैल्यू रखोगे तो ये तो आपको पता है ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर तो बचेगा 5 गुणा 10 की घात -2 बटा 30, है ना। और सच बात तो यह है कि 30 से 30 भी कट रहा है यहाँ, तो 5 गुणा 10 की घात -2 तो ऊपर बचा, और 6.56 गुणा 10 की घात -3 बचा है नीचे। अब आप इसे तो कैलकुलेट करोगे दशमलव से, तो दशमलव गया, और ये 10 की घात -3 है, ऊपर जाके प्लस की 3 हो जाएंगी, तो ये रह जाएगा आपके पास, जब इसे सॉल्व करोगे 7.62 बार, 7.62 बार, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इसे बिल्कुल पक्का करके जाना है। हालांकि अब तक बोर्ड एग्जाम में नहीं आया, पर एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। चलो अगला क्वेश्चन है, सड़े हुए अंडे जैसी गंध वाली, सड़े हुए अंडे जैसी गंध वाली विषैली गैस H2S गुणात्मक विश्लेषण के में उपयोग की जाती है। यदि H2S गैस की जल में STP पर विलेयता इतनी हो, इतने मोल प्रति लीटर हो, तो हेनरी स्थिरांक की गणना कीजिए। तो इन्होंने विलेयता दे रखी है, विलेयता, ठीक है। तो हेनरी स्थिरांक की गणना करनी है। हेनरी स्थिरांक की गणना हम कर लेंगे के एच की। सबसे पहली बात यह है कि सबसे पहले हमें H2S गैस के मोल अंश उसका निकालना पड़ेगा। हमें पता है 0.195 m का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है 0.195 मोल H2S जल के 1000 ग्राम में घुली हुई है, ठीक है। मोललता ही तो है, स्मॉल m का मतलब इतनी मोललता है, इसका मतलब 1 किलोग्राम पानी में H2S गैस के इतने मोल घुले हुए हैं। अब देखो, अब देखना ध्यान से, 1000 ग्राम विलियन में जल के मोलों की संख्या NH2O। भाई हमें पता है कि भाई जो H2S के मोल हैं वे तो हमें पता चल गए, H2S के मोल तो इतने हैं, वे पानी में घुली हुई है, पानी के मोल तो निकालने पड़ेंगे। पानी के मोल कैसे निकलेंगे, भार बटे अणुभार से, 1000 बटे 18, ये आगे पानी के मोल, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, H2S का मोल अंश निकालना है। H2S का मोल अंश का मतलब H2S के मोल बटे में कुल मोल। H2S के मोल कितने दे रखे थे, 0.195, और कुल मोल 0.195 में पानी के मोल भी जुड़ गए, तो ये जोड़ के इतना आ गया, डिवाइड करोगे तो ये आ गया H2S गैस का मोल प्रभाज या मोल अंश निकल गया। तो आपको हेनरी कांस्टेंट KH निकालने के लिए पहले H2S का मोल अंश निकालना पड़ेगा, और जब आपने मोल अंश निकाल लिया तो अब आप हेनरी कांस्टेंट निकाल सकते हो। हमें पता है हेनरी नियम हमें कहता है कि किसी भी गैस का मोल प्रभाज उसके आंशिक दाब और बटे हेनरी कांस्टेंट के बराबर होता है। तो इसे KH को तो यहाँ ले जाओ और मोल प्रभाज को ले जाओ नीचे, तो KH निकालना है तो H2S का आंशिक दाब ऊपर लिखो और बटे में लिखो इसका मोल प्रभाज। आंशिक दाब इतना दिया था, मोल प्रभाज इतना है, डिवाइड करोगे तो ये आया इसका KH का मान निकल गया, और यही आंसर है।
ठीक है बेटे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हालांकि ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा रखे हैं फ्रेश लेक्चर में, सॉल्व करा रखे हैं, अभी तो रिवीजन चल रहा है, तो रिवीजन में मैं इसे दोबारा सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूँ कि इस तरीके से ये क्वेश्चन हुआ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन फिर दोबारा से एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इन्होंने कहा है 298 केल्विन पर टेम्परेचर दिया है 298 केल्विन, मीथेन की बेंजीन में मोललता का हेनरी स्थिरांक KH का मान दे दिया 4.27 इंटू 10⁵ मिलीमीटर Hg है। 298 केल्विन तथा 760 मिलीमीटर Hg दाब पर प्रेशर दे दिया। मीथेन की बेंजीन में विलेयता बतानी है। क्या बतानी है? विलेयता। तो सबसे पहली बात तो यह है KH तो इन्होंने दिया इतना और दाब है इतना। हेनरी नियम हमें कहता है कि आंशिक दाब बराबर KH इंटू मोल प्रभाज के बराबर होता है, जहाँ x का मतलब आपको पता है मोल अंश या मोल प्रभाज या विलेयता जो भी आप कहते हो। तो यहाँ से x का मान ही तो निकालना, p के बटे में KH चला जाएगा, ये p है ये KH है, p का मान भी आपको दे रखा, KH भी दे रखा, सॉल्व करना है उत्तर आ जाएगा। ये x की वैल्यू आ गई। मोल प्रभाज या मोल अंश का कोई मात्रक होता ही नहीं, इसका पता आपको भी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखो जरा। क्वेश्चन है 2022 का 25 का 4 नंबर का क्वेश्चन है। इन्होंने कहा है विलेय के मोल प्रभाज एवं वाष्प दाब के अवनमन के संबंध का समीकरण लिखिए। यानी वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन बराबर विलेय का मोल प्रभाज, जिसे आप राउल्ट का नियम भी कहते हो, वो पूछा है इन्होंने, वो तो आप लिख दोगे। देखो ये लिखा हुआ है, विलायक के मोल प्रभाज का आंशिक जो आपेक्षिक अवनमन होता है वो विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, आप ऐसे लिख सकते हो इसे। फिर इन्होंने कहा यूरिया का 1 विलियन भारानुसार 6% है, यानी 6 ग्राम यूरिया 100 ग्राम विलियन में घुला हुआ है। विलियन में यूरिया तथा जल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। यूरिया का अणुभार दे दिया इन्होंने 60। सबसे पहले तो इन्हें हेनरी नियम बताना था, वो हमने बता दिया। फिर यूरिया और जल की बात चल रही, 6% है। कितने परसेंट कहा इन्होंने? 6%। तो आपको पता है 6% है, तो इधर तो यदि आपने यूरिया लिख लिया और इधर लिख लिया आपने जल, तो 6% है, तो ये तो है 6 ग्राम, और पानी कितना हो जाएगा? 94 ग्राम, है ना। ये विलेय है, वो विलायक है। इसका अणुभार कितना है? ये तो W1 कह दिया मैंने, कह दिया W। मोल प्रभाज का सवाल ऐसे ही करना चाहिए। M1 यूरिया का अणुभार इन्होंने दे रखा है 60, और इसका अणुभार पानी का आपको पता है 18 होता है। दोनों के मोल निकाल लोगे भार बटे अणुभार से, 6/60, और इसके मोल निकल जाएंगे 94/18, है ना। जब दोनों के मोल निकल गए तो मोल प्रभाज भी निकाल दोगे। यदि इसका मोल प्रभाज निकालना है यूरिया का, तो यूरिया के मोल बटे कुल मोल, बताओ कर नहीं दोगे क्या? और यदि इसका निकालना है मोल प्रभाज आपको, तो पानी के मोल बटे कुल मोल, बताओ क्या दिक्कत है इसमें? ऐसा क्वेश्चन तो हो जाना चाहिए। और 4 नंबर का दिया क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट। वैसे एक एक घटक के मोल निकल गए ना, तो दूसरे घटक का मोल निकालने का एक तरीका ये भी है कि आप पहले घटक के मोल को घटा दो एक में से, दूसरे घटक के मोल आ जाएंगे आपके पास। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, 293 केल्विन पर जल का वाष्प दाब दिया इन्होंने इतना है, इतने मिलीमीटर Hg है। यदि 25 ग्राम ग्लूकोज को 450 ग्राम जल में घोलें तो 293 केल्विन पर जल का वाष्प दाब परिकलित की। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन का क्वेश्चन है ये, मतलब इसमें ये फार्मूला लगेगा P0 माइनस PS/P या P माइनस PS/P इक्वल टू विलेय के मोल बटे कुल मोल, यही तो लगेगा फार्मूला। तो आपको पता है इन्होंने दे रखा है शुद्ध जल के लिए वाष्प दाब, यानी इन्होंने P दे रखा है इतना है, और ग्लूकोज की मात्रा 25 ग्राम है, तो पानी इन्होंने दे रखा था 450 ग्राम। ग्लूकोज का अणुभार 180 होता है आपको पता है, और पानी का अणुभार कितना होता है? 18। तो इन्होंने सबसे पहला काम ये करा, मोल निकाल ले किसके? किसके? पानी के मोल। N1 का मतलब विलायक के मोल, भार बटे अणुभार, ये निकाल गए 25 आ गए, और ग्लूकोज के निकाल ले 25/180, ये इतने आ गए। ठीक है, तो आपको N1 और N2 मिल गए, सारे मिल गए। ये भी आपके पास है, क्या नहीं है आपके पास? PS, वाष्प दाब। अब देखो हमने समीकरण में मान रख दिया, P था हमारे पास, P माइनस PS/P इज इक्वल टू के मोल बटे कुल मोल।
कैलकुलेट करेंगे जब हम इसे, तो ये वाला हिस्सा ज्यों का त्यों है, इतने हिस्से को कैलकुलेट करा तो ये आ गया, इसकी इसमें गुणा होगी, आपको पता है। तो हमारे पास इस PS घटा के इन दोनों गुणा कर दी हम। अब आपको पता है कि PS यदि निकालना है, इसे यदि इधर ले जाऊँ माइनस का हो जाएगा, इसे इधर ले जाऊँ माइनस का, तो 17.535 में से घटाना है, ये घटा दिया तो हमें PS पता चल गया इतना। विलय का वाष्प दाब, विलियन का वाष्प दाब पता चल गया जब ग्लूकोज आपने घोल दिया था उसमें। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो जरा ध्यान से। इस क्वेश्चन में कहा गया है, 2025 में आया, देखो NCERT का क्वेश्चन है। किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब इतना है, यानी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब दिया इन्होंने, P0 कह दो या P। 0.5 ग्राम वाष्पशील विद्युत अनअपघट्य ठोस को, यानी विलय का भार दे दिया 39 ग्राम बेंजीन में। अब बेंजीन का भार दे दिया, विलायक का भार, मोलर द्रव्यमान दे दिया इन्होंने, इसे घोल दिया था, अणुभार में घोला गया। प्राप्त विलयन का वाष्प दाब इतने हैं, तो ठोस के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। ठोस का मोलर द्रव्यमान इन्होंने पूछा है कि ठोस का मोलर द्रव्यमान कितना होगा। अब देखो, इन्होंने शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब दिया था, वो हमने लिख दिया, और विलयन का वाष्प दाब इतना हो गया घुलने के बाद। वो पदार्थ जो घोल रखा था उसका अणुभार इतना है, और भार इतना है, और बेंजीन विलायक का भार इतना है। तो आपको पता है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन बराबर विलय का मोल प्रभाव। ये फार्मूला पढ़ा है ना आपने। वैल्यू पुट कर दो, आपके पास सिर्फ एक चीज़ नहीं है, ये M2, इसे ही रोक रखा हमने। सॉल्व करते चले जाओ, M2 का वैल्यू निकल जाएगा बड़ी आसानी से। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन इन्होंने कहा है, ग्लूकोज के 12 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोला गया। अब ग्लूकोज के 12 ग्राम है, यानी विलय का भार है 12 ग्राम और विलायक का भार है 100 ग्राम। इस विलयन का क्वथनांक 100.34 डिग्री सी। अब आपको पता है क्वथनांक में जो उन्नयन हुआ होगा वो विलयन के क्वथनांक में से विलायक का क्वथनांक घटाना पड़ेगा। अब विलयन का इन्होंने इतना दिया, और पानी का शुद्ध जल का 100 डिग्री सी होता है, इतना क्वथनांक बढ़ गया। आप इसे डिग्री सी में लिख लो या केल्विन में लिख लो, एक ही बात है। ये बात मैंने फ्रेश लेक्चर समझाई है। जल के लिए Kb की गणना कीजिए। तो आपको पता है इसका ग्लूकोज का अणुभार तो निकाल लोगे, 180 होता है, याद ही आपके। डेल्टा T इज इक्वल टू 1000 KW अपॉन M2 इंटू W1। वैल्यू पुट कर दोगे, सारी चीज़ है आपके पास। आपके पास डेल्टा T है, अभी आपने घटा के निकाला, ये लिख दिया हमने डेल्टा T 1000 है। हमारे पास सिर्फ Kb नहीं था, Kb तो पूछ रहे थे। W2 12 है, M2 ग्लूकोज है तो 180 है, W1 कितना है 100। बस आप इसे Kb को निकालना चाहोगे तो ये वैल्यू इस तरह आ जाएंगी, कैलकुलेट करोगे आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष है 2025 का, ये देखो। 6 ग्राम यूरिया को 200 ग्राम जल में घोलने पर, तो इन्होंने कहा है कि यूरिया तो हमारे पास जो है वो 6 ग्राम है, और विलायक कितना है 200 ग्राम। जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। इन्होंने पूछा है डेल्टा टी पूछा है कितना क्वथनांक में उन्नयन। जल के लिए मोलर उन्नयन स्थिरांक का मान दे दिया इन्होंने, ये जो मान दिया इसे हम कहते हैं Kb। ठीक है, तो हमें फार्मूला तो पता है, डेल्टा T इज इक्वल टू 1000 KB W2 अपॉन M2 W1। ठीक है, फार्मूला सिखा रखा है, M इज इक्वल टू 1000 KW अपॉन डेल्टा T इंटू कैपिटल W। उसी फार्मूले को दूसरे रूप में लिख रखा है। यूरिया का अणुभार आपको पता ही है कितना होता है, इसे तो याद करने की जरूरत है आपको, 60 निकालने की जरूरत नहीं, यूरिया का 60 है। Kb जल का मोलल उन्नयन स्थिरांक इन्होंने दे दिया 0.52। सारी चीज आपके पास है, आपके पास जो है ना सिर्फ और सिर्फ, हाँ ठीक है, डेल्टा T तो पूछा है इन्होंने, तो हमने इसमें वैल्यू पुट कर दी सब। देखो यहाँ Kb भी दे रखा है इन्होंने, डेल्टा T इज इक्वल टू 1000, ये सारी वैल्यू पुट करी, कैलकुलेट करा, आंसर आ जाएगा। ऐसे ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं ऐसे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 ग्राम ग्लूकोज 500 ग्राम जल में घोला गया। 1.013 बार दाब पर विलयन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए। इसमें भी पहले डेल्टा T निकालना पड़ेगा।
और फिर डेल्टा टी जितना आएगा उसमें से घटाना पड़ेगा जो शुद्ध विलायक का क्वथनांक था, तो निकल जाएगा। विलयन का क्वथनांक ज्ञात करना है, डेल्टा टी निकाल के फिर टी एस निकाल लेंगे। देखो ये जो है हमने डेल्टा टी निकाला था, इसे जो क्वथनांक दे रखा था 373.15, उसमें हमने डेल्टा टी को जोड़ा तो ये निकल गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक कार्बनिक पदार्थ के जलीय विलयन में 3 ग्राम पदार्थ 50 ग्राम जल में घुला है। विलय का भार 3 ग्राम, 50 ग्राम जल, विलायक का भार 50 ग्राम का क्वथनांक दे दिया इन्होंने, इतना है टी एस 100.51 डिग्री सी, और शुद्ध जल का होता है 100 डिग्री सी। तो इसमें से 100 घटाओगे तो 0.551, डेल्टा टी का मान 0.51 है। पदार्थ का अणुभार बताना है आपको, सिर्फ अणुभार, के भी दे दिया इन्होंने। तो सारी चीज़ है आपके पास, आपको ये फार्मूला भी आता है, m इज इक्वल टू 1000 के डब्लू अपॉन डेल्टा टी इंटू कैपिटल डब्लू। सारी चीज़ है आपके पास, के इन्होंने दे दिया है ना, ये दे रखा देखो। स्मॉल डब्लू विले का भार इन्होंने दे दिया, ये रहा 3 ग्राम है। डेल्टा टी 100.51 में से 100 घटाओगे तो ये डेल्टा टी है 0.51, और कैपिटल डब्लू ये रहा 50 ग्राम जल में घोल रखा। सारी चीज़ें वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा आपका। मतलब मैं आपको जो तरीका बताता हूँ ना क्वेश्चन करने का, आपको उसी तरीके से करना चाहिए। सबसे पहले सवाल को पढ़ लो, पढ़ने के बाद जो जो चीज़ दे रखी है उसे लिख लो, आपको अपने आप पता चल जाएगा कौन सा फार्मूला लगेगा इसमें। जैसे इस क्वेश्चन को देखो जरा ध्यान से, इसमें कहा गया है मोलल अवनमन स्थिरांक के एफ क्या होता है। तो परिभाषा दे दोगे आप कि 1 किलोग्राम विलायक में विलय का 1 मोल घोरने पर उसके हिमांक में जितनी कमी आती है, जितना उन्नयन अवनमन होता है, जितनी कमी आती है, उसे हम कहते हैं उस विलायक का मोलल अवनमन स्थिरांक के एफ। इन्होंने कहा 2.25 ग्राम ग्लूकोज, तो इन्होंने स्मॉल डब्लू दिया। क्या दिया? स्मॉल डब्लू। इन्होंने दिया स्मॉल डब्लू 2.25 ग्राम। अब ग्लूकोज है, इसका अणुभार आपको बताइए ग्लूकोज का कितना होता है, 180। 25 ग्राम जल में घोला गया, कैपिटल डब्लू दिया इन्होंने 25 ग्राम। हिमांक में इतने डिग्री सी की कमी आती है, डेल्टा टी दिया इन्होंने 0.93 डिग्री सी या केल्विन, ए की बात है। जल के मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना कीजिए, के एफ पूछा इन्होंने, कितना होगा? कर दोगे क्वेश्चन? आपको पता है m इज इक्वल टू 1000 के डब्लू अपॉन डेल्टा टी इंटू कैपिटल डब्लू, डेल्टा टी इंटू कैपिटल डब्लू। अब एक चीज़ ध्यान रखनी है, इन्होंने इसे पूछा है तो मैं इन तीनों की गुणा करूंगा, बटे में 1000 और डब्लू ले जाऊंगा। तो के निकालना, के कह दो या के एफ कह दो, एक ही बात है। m इंटू डेल्टा टी इंटू कैपिटल डब्लू अपॉन 1000 इंटू स्मॉल डब्लू। सारी चीज़ें आपके पास, m है, हाँ जी है, डेल्टा टी है, हाँ जी है, कैपिटल डब्लू है, हाँ जी है, 1000 तो संख्या है, स्मॉल डब्लू है, हाँ जी है, सारी चीज़ है। वैल्यू पुट करो, क्वेश्चन हो जाएगा। तो जो भी चीज़ न्यूमेरिकल में दे रखी हो ना, उसे लिख लो पहले, डेटा को सारे को। हाँ इसका वो नहीं दे रखा क्या इन्होंने, 31 के बाद? अच्छा ये कर रखा सॉल्व यहाँ, ठीक है कोई बात नहीं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, कर लोगे इसे तो। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 45 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल, अणुभार निकल जाएगा इससे। 600 ग्राम पानी में घोल दिया गया, विलयन का हिमांक में अवनमन बताओ। डेल्टा टी बता दोगे, हिमांक की गणना करो, कर देंगे। के एफ दे रखा है इतना, ये तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, 2 पार्ट में दे रखा है, 2024 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। भाई कुल मिलाकर बात यह है कि एक क्वेश्चन ऐसे आपके परीक्षा में जरूर आएगा जिसमें m इज इक्वल टू 1000 के डब्लू अपॉन डेल्टा टी इंटू कैपिटल डब्लू फार्मूले का यूज़ होगा। एक क्वेश्चन आएगा जरूर, पक्की बात है। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या है। 30 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल, ये फार्मूला है, 450 ग्राम जल में मिलाया गया। सेम क्वेश्चन है, सेम संख्या बदल दी सिर्फ, 2024 में आया, सेम क्वेश्चन है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। अगला क्वेश्चन है मोलल अवनमन स्थिरांक को परिभाषित कीजिए, के एफ को कर दोगे। 25 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल को 300 ग्राम जल में बने जलीय विलयन के हिमांक की गणना कीजिए। जल के मोलल अवनमन स्थिरांक का मान इतना है, जल का हिमांक भी बताइए। सेम क्वेश्चन है ये भी,
इसे भी आप कर दोगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 0 डिग्री सी ताप पर 0.45 ग्राम ग्लूकोज को 250 ml जल में घोलकर विलयन बनाया गया, इसका परासरण दाब क्या होगा। इसका परासरण दाब पूछा है इन्होंने और आर का मान दिया। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी का क्वेश्चन है। देखो यदि इस क्वेश्चन को आप करोगे 0 डिग्री सी ताप पर, तो टेम्परेचर जो है ना उसमें डिग्री सी में 273 जोड़ लेना, तो ये केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। और इन्होंने दे रखा है विले का भार 0.45 ग्राम। ग्लूकोज है, ग्लूकोज का अणु भार आपको पता ही है कितना होता है, 180। और ये है 250 ml जल। विलियन का आयतन है 250 मिलीलीटर। मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग कर देना, ठीक है, 1/4 लीटर आ जाएगा। विलियन बनाया गया है, इसका परासरण दाब पूछा है। पी कह दो या पाई कह दो, एक ही बात है, ये पूछा। आर का मान इन्होंने दे रखा है, आर इन्होंने दे रखा है। तो आपको पता है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, यही तो लगेगा फार्मूला। और आपको पी बताना है, पी इज इक्वल टू एन आर टी बटे वी। अब एन की जगह भार बटे अणुभार लिख दो, मोलों की संख्या की जगह। पी इज इक्वल टू भार बटे अणुभार, और ये है आर टी बटे वी। अब सारी चीजें आपके पास, डब्लू है, हाँ जी है, आर है, हाँ जी ये भी है, कैपिटल टी है, हाँ 273 जोड़ लिया था, स्मॉल एम है, हाँ है, कैपिटल वी है, सारी चीज तो है आपके पास। वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा एकदम। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह है हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 27 डिग्री सी पर यूरिया के m/10 विलियन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा लगता है देखने में। 27 डिग्री सी ये दिया है इन्होंने, कैपिटल टी, इसमें 273 जोड़ लेना, आप केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। यूरिया के m/10, ये इन्होंने पता क्या दिया है ये दिया इन्होंने, सी कह दो या फिर कह दो आप इसे मोलरता, यानी ये इन्होंने मोल प्रति लीटर दे दिया, ये दिया इन्होंने, आप इसे ऐसे भी कह सकते हो। विलियन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। पी इन्होंने पूछा है, आर का मान दिया। हमें पता है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है, तो पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन बटे वी आर टी। अब एन बटे वी का मतलब यही तो है, ये तो है आपके पास, आर भी है टी भी है, तीनों चीजें आपके पास। वैल्यू पुट करो, क्वेश्चन हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 37 में कहा गया है परासरण दाब की परिभाषा लिखिए, लिख दोगे आप। 27 डिग्री सी ताप पर यूरिया, 27 डिग्री सी है, 273 जोड़ लो, केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। यूरिया है, अणुभार m का मान कितना होगा 60, 2% W/V का मतलब है 2 ग्राम यूरिया 100 ml विलियन में घुला है, तो 2 ग्राम है, स्मॉल w आपके पास आ गया 2 ग्राम, और विलियन का आयतन आ गया 100 ml। मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट कर लेना, 1000 से भाग करके 1/10 लीटर आ जाएगा। परासरण दाब ज्ञात कीजिए। विलियन स्थिरांक एस का मान दे रखा है। कितना आसान सवाल है बताओ, सारी चीज दे दी इन्होंने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो क्या है। ये क्वेश्चन सेम वही है, अभी मैंने करवाया था। 27 डिग्री सी ताप पर यूरिया अणुभार 5% W/V जलीय विलियन का परासरण दाब बताना है, बता दोगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, किस ताप पर, यानी कैपिटल टी बताना है। इन्होंने पूछा है कैपिटल टी बताओ कितना होगा। ग्लूकोज का मतलब यहाँ अणुभार दे दिया इन्होंने 100। 5% का मतलब ये 5 ग्राम है, 5 ग्राम ग्लूकोज है, और 100 ml विलियन है। विलियन का आयतन दे दिया इन्होंने 100 ml, 1000 से भाग करके लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। और 7 वायुमंडल, पी का मान दे दिया, 7 वायुमंडल उत्पन्न करता है, आर का मान ये दे दिया। तो हमें पता है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, और हमें पता है, हाँ 5% है ना, पी वी इज इक्वल टू भार बटे अणुभार आर टी। इन्होंने हमारे से टी पूछा है, तो मैं क्या करूँगा, पी वी और एम को यहाँ ले जाऊँगा, डब्ल्यू आर रहेगा यहाँ,
इसी तरह तो निकलेगी टी की वैल्यू। अब पी है क्या आपके पास? हाँ जी, ये रहा, 7 वायुमंडल है। आयतन है, हाँ 100 ml को 1000 से भाग करेंगे, 1/10 लीटर है। एम है, अणुभार ग्लूकोज का, हाँ जी है 180। स्मॉल डब्लू है, हाँ 5 ग्राम है। कैपिटल आर है, ये दे रखा। सारी 5 की 5 चीज़ें आपके पास, वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा एकदम। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास ये, मॉडल पेपर 2 नंबर। 30 डिग्री सी पर 3% यूरिया विलयन का प्रसारण दाब ज्ञात कीजिए। आर का मान दे दिया इन्होंने, कर लोगे इसे तो? चलो अच्छा, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। 30 डिग्री सी पर तो टेम्परेचर आप कैसे करोगे? 30 डिग्री सी को केल्विन में बदलने के लिए 273 जोड़ोगे। 3% यूरिया विलयन है। 3% यूरिया विलयन का मतलब ये है कि विले का भार है 3 ग्राम। ठीक है, और यूरिया का सवाल है तो अणुभार है 60। और विलियन का आयतन कितना है? प्रतिशत है तो 100/100 क्या करेंगे हम? 1000। 100/1000 यानी 1/10 लीटर। आर का मान इन्होंने दे दिया आपको 0.082। पी इन्होंने पूछा, बताओ, बता दोगे? पी वी इज इक्वल टू भार बटे अणुभार आर टी। तो पी इज इक्वल टू डब्ल्यू आर टी बटे एम वी। सारी चीज़ें आपके पास, डब्ल्यू है, हाँ जी है, आर भी है, कैपिटल टी भी है, एम भी है, और वी भी है। सारी चीज़ें वैल्यू पुट करो, क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट, ये इन्होंने सॉल्व कर रखा। अगला क्वेश्चन देखो जरा, एनसीईआरटी 2019। 2 लीटर विलियन में 25 डिग्री सी पर K2SO4 के 25 मिलीग्राम घोलने पर बनने वाले विलियन का प्रसारण दाब यह मानते हुए ज्ञात कीजिए कि K2SO4 पूर्णतः वियोजित हो जाता है, यानी 100% टूट जाता है। आर का मान ये दे रखा है। बहुत बढ़िया। इन्होंने कहा 2 लीटर विलियन में, ये तो विलियन का आयतन हो गया लीटर में। 25 डिग्री सी पर, ये टेम्परेचर हो गया 273, जोड़ देना। K2SO4, इसे जोड़ के अणुभार निकाल लोगे एम। 25 मिलीग्राम, मिलीग्राम को ग्राम में बदल लेना, 1000 से भाग करके 0.025 ग्राम हो जाएगा। घोलने पर बनने वाले विलयन का परासरण दाब पी पूछा है इन्होंने, कितना होगा? ठीक है, आर का मान ये दे दिया, बताओ क्या दिक्कत है? यही फार्मूला लगेगा, पी इज इक्वल टू डब्ल्यू आर टी बटे एम वी। डब्ल्यू है, ये रहा डब्ल्यू। आर है, ये रहा आर। कैपिटल टी है, हाँ ये रहा, 25 में 273 जोड़ लेंगे। स्मॉल एम है, हाँ जी ये इससे निकल जाएगा जोड़ के। कैपिटल वी आयतन है, ये रहा 2 लीटर, सीधा लीटर में ही दे रखा। सारी चीज़ है आपके पास। देखो, K2SO4 का अणुभार निकाल लोगे, 2 तो हैं पोटेशियम 39 वाले, एक सल्फर है 32 वाला, 4 हैं ऑक्सीजन 16 वाले, 174 आ जाएगा इसका अणुभार। अणुभार या मोलर द्रव्यमान, जो भी आप इसे कहते हो। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन है, NaCl का 1.2% विलियन ग्लूकोज के 7.2% विलियन के समपरासरी है। NaCl विलियन के वांठाव गुणांक की गणना कीजिए। 2024 का क्वेश्चन है। NaCl का 1.2% विलियन है, ग्लूकोज का 7.2% विलियन है, दोनों समपरासरी हैं। तो वांठाव गुणांक बताना है हमें किसका? NaCl का। वो तो टूटता ही नहीं आयनों में, ये टूटता है। तो हमें इस बात का पता है दोनों के परासरण दाब बराबर हैं। तो आप एक काम कर सकते हो, इसका परासरण दाब NaCl का तो मान लो हमने यहाँ लिख दिया, ये तो है NaCl, और ये है आपका ग्लूकोज C6H12O6, ये है परासरण दाब। आपको पता है फार्मूला लगाओगे, PV इज इक्वल टू NRT, आई लगाओ, INRT, और यहाँ भी लगाओ PV इज इक्वल टू NRT। वहाँ तो सिर्फ NRT लगेगा, क्योंकि वो तो आयनों में टूटता ही नहीं, NRT। और इन्होंने कहा है, चलो V को मैं इसके बटे में ले जा रहा, P इज इक्वल टू INRT बटे V, और यहाँ भी ले जा रहा मैं।
nRT/P। अब मैं देखो क्या कर रहा हूँ, यहाँ आई तो एक जैसा एक ही जगह है, ये लिख दिया N1V1T1 और ये N2V2 और T2 कर दिया। हमें पता है कि जितना इसका परासरण दाब है उतना इसका है, तो हमें पता चल गया IN1RT1/V1 इज इक्वल टू N2RT2/V2, क्योंकि बराबर है तो R से तो R कटना ही है, यहाँ तो R का तो खेल ही खत्म करो आप। अब हमारे पास क्या बचा है, ये तो है 1.2%। 1.2% का मतलब समझ रहे हो आप कि 1.2 ग्राम घुला हुआ है 100 ml में, है ना, और ये 7.2 ग्राम घुला हुआ है 100 ml में, तो इसका मतलब घुला हुआ तो वो भी 100 ml 100 ml, विलियन का आयतन तो कैंसिल ही होना। अब देखो आई और टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर तो एक जैसा ही होगा, तो ये टेम्परेचर भी खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि IN1 इज इक्वल टू N2। अब मोलों की संख्या के ऊपर आ गई बात, सिर्फ मोलों की संख्या। IN1 1.2 ग्राम, कौन है ये, NaCl। तो यहाँ मोल 1 भार बटे अणुभार, सोडियम का 23, Cl का 35.5, 58.5, और ये ग्लूकोज के मोलों की संख्या 7.2 ग्राम है और अणुभार 180। बताओ कैलकुलेट कर लोगे, आई का मान ही तो निकालना। आई का मान कैसे निकलेगा, 7.2 180 58.5 ऊपर चला जाएगा, 1.2 आ जाएगा नीचे। बस इतना काम करना है। आप इस क्वेश्चन को इस तरह करो, देखो कर लोगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक ठोस के 1.26 ग्राम को 200 घन सेंटीमीटर, 200 ml है, ध्यान रखना, घन सेंटीमीटर कह दो, सेंटीमीटर क्यूब कह दो, सीसी कह दो या ml कह दो, एक ही बात है, जलीय विलयन में घोला गया 300 केल्विन पर। इस विलयन का परासरण दाब इतने बार पाया गया, ठोस के मोलर द्रव्यमान को परिकलित कीजिए। देखो एक ठोस के 1.26 ग्राम को, स्मॉल w दे रखा है 1.26 ग्राम, 200 विलियन का आयतन दे रखा है 200 ml। हम मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग कर देंगे, 2 पंजे 10, 1/5 लीटर आ जाएगा। घोला गया 300 केल्विन पर, टेम्परेचर दे रखा है इन्होंने 300 केल्विन, और इस विलयन का परासरण दाब P हमें मिला इतना 2.57 इंटू 10⁻³ बार पाया गया। ठोस के मोलर द्रव्यमान M इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। R का मान आपको याद ही है, R आपको पता ही है कितना होता है, तो PV इज इक्वल टू भार बटे अणुभार RT। अब बताओ M निकालना है, M इज इक्वल टू WRT बटे PV। बताओ सारी चीज़ नहीं है, W है, हाँ जी है, R हमें पता ही होता ही है, कैपिटल T ये है, और कैपिटल P ये रहा, और V आयतन ये रहा, सारी चीज़ें। M नहीं है आपके पास, सिर्फ कर लोगे कैलकुलेट। चलो नेक्स्ट, यहाँ इन्होंने इसे कैलकुलेट कर रखा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, मॉडल पेपर 5 नंबर, पूछ ही ली 4 चीज़। किसी पदार्थ X के 4 ग्राम 100 ग्राम विलायक में डालने पर, स्मॉल w दिया इन्होंने 4 ग्राम, और ये कैपिटल W है, 100 ग्राम विलायक में डालने पर S का क्वथनांक, यहाँ तो X था, S माने विलियन का क्वथनांक इतना बढ़ जाता है, ये डेल्टा T है। S के हिमांक में कमी, S के हिमांक में कमी, यहाँ S का मतलब क्या है, यहाँ सॉल्यूशन होगा, चलो वैसे तो विलायक होना चाहिए। X का अणुक द्रव्यमान यानी अणुभार भी पूछा है X का, जहाँ KB दे रखा है इन्होंने इतना, KF दे रखा है इतना, और S का आणविक द्रव्यमान 150 है, ठीक है, तथा विलयन का घनत्व दे दिया इतना। S के सापेक्ष वाष्प दाब में कमी कितनी हुई, और 300 केल्विन पर घोल यानी विलयन का परासरण दाब बताना है। देखो इन्होंने दिया है डेल्टा TB, क्वथनांक में उन्नयन इतना आया, S के क्वथनांक में उन्नयन, S मान लो विलायक है,
एक्स विलेय का भार दिया इन्होंने 4 ग्राम, विलायक का भार कितना है 100 ग्राम, और के एफ दिया इन्होंने 32। तो पहला केस हम कर रहे हैं विलियन के लिए डेल्टा टी एफ अपॉन डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के एफ अपॉन के बी लगाया, तो यहाँ से डेल्टा टी एफ निकल जाएगा, इसे तो उधर ले जाएंगे गुणा में, तो डेल्टा टी एफ वैल्यू पुट करो, ये आ गया डेल्टा टी एफ, यानी हिमांक में कमी आ गई। अब M2 यानी विलेय के लिए हम निकाल रहे विलेय का अनुभार, तो 1000 के डब्ल्यू डेल्टा टी इंटू कैपिटल डब्ल्यू, सारी चीज़ें वैल्यू पुट करो, ये आ गया अनुभार, जिसे मोलर द्रव्यमान भी आप कह सकते हो। और S यानी विलयन के वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन बराबर विलेय का मोल प्रभाज, जहाँ N कैसे निकलेगा, विलेय के मोल कैसे निकलेंगे, स्मॉल n विलेय का भार बटे अणुभार, और विलायक के मोल विलायक का भार बटे अणुभार, ये वैल्यू हम यहीं पुट करेंगे, विलेय का भार बटे अणुभार, विलेय का भार बटे अणुभार, विलायक का भार बटे अणुभार, ये देखो विलेय का भार बटे अणुभार, विलेय का भार बटे अणुभार, विलायक का भार बटे अणुभार, कैलकुलेट कर दिया तो हमें पता चल गया वाष्प दाब में अवनमन कितना हुआ, इतना, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। फिर चौथे में पूछा था परासरण दाब, P इज इक्वल टू सी आर टी या एम आर टी या भार बटे अणुभार आर टी, या अब आपको पता है इसका फार्मूला P भी लिख सकते हैं पाई भी, तो विलेय के मोल भार बटे अणुभार से ही अभी निकाल लेते हैं हमने, और D घनत्व दे रखा है 1.6 गुणा 10 की घात 3 किलोग्राम प्रति घन मीटर, इसे आप 1.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर भी कह सकते हो, तो सेंटीमीटर क्यूब कह सकते हो। विलयन का द्रव्यमान बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान, विलेय का 4 ग्राम, विलायक 100 ग्राम, 104 ग्राम आ गया। तो विलयन का आयतन कैसे निकलेगा, द्रव्यमान बटे घनत्व, ये द्रव्यमान 104 ग्राम आया, घनत्व 1.6 दे रखा, ये इसका द्रव्यमान निकल गया। तो सांद्रता मोल प्रति लीटर, मोल ये रे, और आयतन लीटर में वो निकाला आपने अभी। तो अब हम लगाएंगे वैल्यू पुट करेंगे उसमें, ठीक है, एनआरटी वाली, P इज इक्वल टू एनआरटी अपॉन वी, देखो इस फार्मूले को अभी आपने पढ़ा था ना, P इज इक्वल टू एन आर टी बटे वी, सारी चीज़ है, एन ये रहा, आर की वैल्यू आपके याद ही होगी, टी ये रहा, और वी ये रहा, टेम्परेचर 300 केल्विन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो जरा, अगला क्वेश्चन है एक जलीय विलयन जिसमें 12.48 ग्राम बेरियम क्लोराइड 1 किलोग्राम जल में घुला है, 373.0832 केल्विन पर उबलता है, ठीक है, ये इन्होंने दिया TS विलयन का क्वथनांक, और विलेय का भार ये दे रखा, और विलायक का भार है 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम कह दो या 1000 ग्राम। बेरियम क्लोराइड के वियोजन की मात्रा की गणना कीजिए, अल्फा पूछा इन्होंने, और मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान इतना दे रखा जल के, और BaCl2 का अणुभार दे दिया 208.34, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना आप, है तो बड़ा आसान, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 2018 में भी आया, 24 में भी आया, जो क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, बार बार आता है, आपको लगता है उसकी प्रैक्टिस करो, पर उसे पक्का करके जाओ बिल्कुल एकदम। देखो इन्होंने कह रखा है कि हमारे पास उन्नयन कितना होगा, 373.083 दे रखा, हमने 373 इसमें से घटा लिया तो इतना आया डेल्टा टी हमारे पास, ये डेल्टा टी आ गया, और इन्होंने दे रखा है के बी, BaCl2 का इन्होंने द्रव्यमान दे रखा है इतना, और अणुभार दे रखा है इतना, ये चीज दे रखी है सारी। विलायक का द्रव्यमान 1 किलोग्राम है, जिसे आप 1000 ग्राम कह सकते हो। डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम होता है, आई तो है वांठाव गुणांक, के बी है मोलल उन्नयन स्थिरांक, एम है अणुभार, सॉरी मोललता। तो हम क्या करेंगे, यहाँ आई हमारा ज्यों का त्यों है, के बी भी हमारा ज्यों का त्यों है, हम मोललता का फार्मूला लगाएंगे, भार बटे अणुभार, विलायक का भार किलोग्राम में। तो आई कैसे निकलेगा, आई निकालने के लिए के बी और एम को भी हम बटे में लेके चले जाएंगे, यहाँ के बी को और एम को, ठीक है। हाँ एम की तो हमने वैल्यू पुट कर दी यहाँ, तो आई निकालने के लिए तरीका ये है, आई निकालने का तरीका ये है कि ये जो डेल्टा टी बी है, ये डेल्टा टी बी है,
M2 था, इस बीच की चीज़ को जो है ना आप यहाँ से हटा दो अभी थोड़ी देर के लिए। I निकालना है, डेल्टा TB, हाँ जी, M2 ये आ गया, W1 ये आ गया ऊपर, बटे में कौन जाएगा, KB W2, KB और W2 आ गए, एक को लिखो या ना लिखो। अब सारी चीज़ है, डेल्टा TB हमने अभी घटा के देखा था, M2 ये लिख दिया हमने, W1 1 किलोग्राम था, KB इन्होंने दे रखा था, W2 12.48 था। तो आई का मान 1/2 गुणांक निकल गया हमारा 2.67। अब जब हमारा 1/2 गुणांक निकल गया ना, तो अब आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है, एक बात यह ध्यान रखनी है कि BaCl2 ऐसे टूटता है, Ba डबल पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव। प्रारंभिक में मोल यदि हमने 1 ले रखा तो यहाँ 0 0 होंगे, वियोजन के बाद मान लो इसके वियोजन की मात्रा अल्फा है तो 1 माइनस अल्फा, अल्फा टूटा तो ये अल्फा बनेगा क्योंकि यहाँ 1 है और यहाँ 2 है तो ये 2 अल्फा बनेंगे। तो वियोजन के बाद कुल कणों की संख्या 1 माइनस अल्फा तो ये हो गया, अल्फा ये हो गया, प्लस 2 अल्फा ये हो गया, तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 2 अल्फा आएगा। और आई का मतलब क्या होता है, 1/2 गुणांक का मतलब होता है वियोजन के बाद कुल कण बटे पहले कुल कण। वियोजन के बाद आई का मान हमने अभी निकाला है, आपको पता है आई का मान हमने निकाला है, वो यहाँ रख दिया। और वियोजन के बाद कुल कण 1 प्लस 2 अल्फा है, और पहले कितने थे, 1 लेके चले थे हम, देखो पहले 1 लेके चले थे, फिर इन्हें जोड़ के 1 प्लस 2 अल्फा है। तो यहाँ से क्या होगा कि आपको ये हो जाएगा 1 प्लस 2 अल्फा इजिकल टू 2.67, तो 2 अल्फा बराबर 2.67 में से क्या घटाएंगे 1, ये 1.67 आ गया, 2 अल्फा इजिकल टू 1.67। तो अल्फा किस तरह निकलेगा, 2 से इसे भाग को करो, भाग करोगे तो ये आ जाएगा अल्फा का मान 0.835। ये तो वियोजन की मात्रा है, और यदि वियोजन की परसेंटेज निकालनी है तो इसे 100 से गुणा कर देंगे हम, 100 से गुणा करेंगे तो 0.2 अंक आगे आ जाएगा यहाँ, 83.5%। वियोजन की मात्रा आई, अल्फा का मान आया 0.835 और वियोजन की प्रतिशतता आई 83.5%। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा, और इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल पक्का करके जाना है। जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं रिवीजन में वे सारे पक्के करके जाने हैं बिल्कुल, न्यूमेरिकल स्पेशली लिख लिख के करो। कल को मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूँगा, ठीक है, कल को हम नया चैप्टर यानी दूसरे चैप्टर का रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं। पहले 3 चैप्टर में ही इतना टाइम लगेगा, उसके बाद जो अगले चैप्टर्स हैं उनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा रिवीजन में, ठीक है बेटे। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। ओके, बाय।